हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। और बीएड फर्स्ट ईयर में हमारे जो पेपर का नाम है वह है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोविंग अप एज ए लर्नर। और हमारा जो पेपर कोड है वह है E103। सो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है पठारों के निराकरण के उपाय। यानी कि जो अधिगम में पठार बन जाते हैं उनके समाधान में निराकरण के कौन कौन से उपाय हैं, हम अपनी आज की इस वीडियो में उन पर अध्ययन करेंगे। हमारा आज का टॉपिक यही है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है उनमें हमने पठारों के बारे में जाना, पठारों का अर्थ जाना, उसकी डेफिनेशन जानी और पठारों के प्रकार जाने, उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना। हम आज की अपनी इस वीडियो में जो अधिगम में बालकों के सामने पठार बनते हैं, यानी कि बालकों में अधिगम में पठार बनते हैं, उनके निराकरण के कौन कौन से उपाय हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है शिक्षण विधि में परिवर्तन। यानी कि हम उनके जो निराकरण के उपाय हैं उनमें से शिक्षण विधि में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो उससे भी उनका निराकरण हो सकता है। हमारे लॉरेंस महोदय का कहना है कि शायद ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे पठारों की बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। यानी कि हमारे जो लॉरेंस महोदय है वह कहते हैं कि ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे कि अधिगम में जब पठार आ जाता है और उनका निराकरण कर दिया जाए या उन्हें समाप्त कर दिया जाए, पर उनकी संख्या और अवधि को कम किया जा सकता है। यानी कि हमारे लॉरेंस महोदय का यही कहना है कि ऐसी कोई विधि नहीं है जिस विधि के द्वारा बालकों में आए पठारों का निराकरण या उन पठारों को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कुछ विधियों के द्वारा उन पठारों की जो संख्या है, उनकी जो अवधि है वह कम की जा सकती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें पठारों के निराकरण के उपाय में नंबर 1 है शिक्षण विधि में परिवर्तन। कौन सा? नंबर 1 है शिक्षण विधि में परिवर्तन। यानी कि शिक्षण विधि में परिवर्तन करने के बाद भी हम पठारों के निराकरण को कम कर सकते हैं। यानी कि पठारों जो अधिगम में पठार आ जाते हैं उनका निराकरण कर सकते हैं या उनके अधिगम की जो सीमा है उसको बढ़ा सकते हैं। बालक के अधिगम को निर्धारित करने में शिक्षण विधि का अत्यंत महत्व है। यानी कि अगर अच्छी शिक्षण विधि होगी, रुचिपूर्ण शिक्षण विधियां होगी, सरल शिक्षण विधियां होगी तो उससे बालकों को अधिक सीखने को मिलेगा और अधिक अधिगम करने को मिलेगा। और अगर वह विधि कठोर होगी, बेकार होगी, बोरिंग होगी तो उससे जो विद्यार्थी है वह बोरियत महसूस करेंगे और सही प्रकार से शिक्षण कार्य या कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। यदि बालक किसी एक विधि में यथोचित अधिगम करने में कठिनाई अनुभव करे तो शिक्षण विधि में परिवर्तन करना आवश्यक है। ये यानी कि अगर बालक को हम एक विधि से ही पढ़ा रहे हैं, एक ही टेक्निक का यूज करके बालक को कुछ सिखाना चाह रहे हैं और बालक उस टेक्निक विधि के द्वारा जो हम उसे सिखा रहे हैं सीखने में कठिनाई का महसूस कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? वह शिक्षण विधि ही बदल देनी चाहिए। सो गाइस, शिक्षण विधि में परिवर्तन करने से भी पठारों के निराकरण किया जा सकता है। नंबर 2 है समुचित प्रेरणा। समुचित प्रेरणा के द्वारा भी पठारों का निराकरण किया जा सकता है। अधिगम व प्रेरणा के मध्य प्रत्यक्ष संबंध है। अगर बालक किसी कार्य को अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, उसकी गति तेज है काम करने की, उसकी सीखने की गति तेज है और हमको उसको शाबाशी प्रेरणा देने के बजाय अगर उसको हम धुतकारेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे तो उसकी गति कार्य करने की जो गति है वह धीमी हो जाएगी और धीरे धीरे उसका अधिगम में पठार बन जाएगा। इसीलिए प्रेरणा भी बहुत आवश्यक है। प्रेरणा के अभाव में अधिगम सहज व स्वाभाविक रूप से संपन्न होना दुष्कर है।
प्रकार की प्रेरणा के माध्यम से, यानी कि विभिन्न प्रकार की प्रेरणा के माध्यम से अधिगम को सहज बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर बालक को उसके काम के प्रति उसे रेनफोर्समेंट नहीं मिलेगा, प्रेरणा नहीं मिलेगी, तो वह अपने काम के प्रति उदासीन होता चले जाएगा। लेकिन अगर किसी बालक ने अच्छा काम किया है, आपने उसको प्रेरणा दी है, पुरस्कार दिया है, तो उससे उसका उत्साह बढ़ेगा और अपने काम के प्रति उसमें उत्सुकता जाएगी और तेजी आएगी। नंबर 3 पर है हमारा है पर्याप्त विश्राम। पर्याप्त विश्राम। निरंतर अधिगम से बालक को शारीरिक व मानसिक थकान की अनुभूति होती है। जब बालक निरंतर यानी कि लगातार किसी काम को करता रहता है तो वह थक जाता है। इसीलिए कार्य की निरंतरता के मध्य बालक को पर्याप्त विश्राम देने में भी अधिगम की मात्रा में निरंतरता या वृद्धि संभावना बनाती है। यानी कि अगर हम बालक को एक ही काम बस एक ही बार दे दिया कि आपको ये काम समाप्त करना है, चाहे थको मरो कुछ भी करो, लो उसमें क्या होगा, बालक उब जाएगा और उसका मन वहां से हट जाएगा। लेकिन अगर हम उसे समय समय पर विश्राम आराम देते रहे तो उसकी जो अधिगम करने की जो पर्याप्त मात्रा है उसमें बढ़ोतरी होगी और उसकी जो अध्ययन करने की तीव्रता है यानी कि वृद्धि है उसमें भी वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी, गति में भी उसकी वृद्धि होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समुचित वातावरण। नंबर 4 है समुचित वातावरण। प्रभावपूर्ण वातावरण का निसंदेह बालकों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर वातावरण अच्छा होगा, विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा, उसके पास पड़ोस का वातावरण अच्छा होगा, परिवार का वातावरण अच्छा होगा, तो उस वातावरण का बालक पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अगर गंदे वातावरण में बालक पड़ा वाला होगा या गंदे वातावरण के विद्यालय में जाएगा तो बालक में गंदी आदतों का ही विकास होगा, वह अपने जीवन में गंदी बातें ही सीख पाएगा और वह कभी भी उन्नति नहीं करेगा। वह ऐसे कार्य करेगा जो समाज विरोधी कार्य हैं, यानी कि समाज में जिन कार्यों को अपराधी माना यानी कि अपराध माना जाता है, वह गंदे बालकों के साथ, गंदे वातावरण में रहने के साथ ऐसे ही कार्य करना पसंद करेगा। अतः शिक्षक को कक्षा में इस प्रकार का वातावरण बनाए रखना चाहिए जिससे छात्र कक्षा में सहज व क्रियाशील बने रहे। यानी कि हमेशा शिक्षक को ऐसा चाहिए कि उसकी कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बालक कक्षा में बैठने के बाद किसी भी चीज को करने के लिए या अध्ययन करने के लिए उत्सुक हो, जिज्ञासु हो। ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए कि बालक में जिज्ञासा जागे कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग, प्रेरकों का प्रयोग, छात्रों को प्रश्न पूछने का अवसर आदि देने से इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। ये नहीं कि अध्यापक आए, अपना व्याख्यान दिया, लेक्चर दिया और चले गए। ऐसे जो कक्षा का जो वातावरण है वह उचित नहीं होगा। इसीलिए कक्षा के वातावरण को बनाए रखने के लिए अध्यापक का कर्तव्य है कि वह उच्च शिक्षण विधियों का प्रयोग करे, ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करे जो बालकों की आयु वर्ग के अनुसार हो और उनसे प्रश्न पूछे, उनसे कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कम्युनिकेशन करे, यानी कि वार्तालाप बढ़ाए, उन्हें वार्तालाप करने का मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, तभी कक्षा का वातावरण अच्छा होगा और बालक भी ऐसे वातावरण में बहुत अच्छे तरीके से किसी भी काम को सीखना चाहेंगे। अधिगम में पठार एक स्वाभाविक स्थिति है, विशेषकर उस देश में जब ज्ञान या क्रिया के क्षेत्र में जटिलता उत्पन्न हो गई हो। बालक वृद्धि में कितना ही कुशाग्र क्यों न हो, उसे अधिगम में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। ये नहीं कि बालक बुद्धि में बहुत ही तेज है और उसे इस अधिगम के मामले में कभी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, परंतु पठारों का अधिक परिविकसित होना दोषपूर्ण है। यानी कि कुछ कम जो कठिनाइयां हैं वह ठीक है, लेकिन अगर किसी बालक के अधिगम के रास्ते में पठार बन जाते हैं तो वह जो पठारों की जो प्रक्रिया है बहुत ही
दोषपूर्ण है उसको समाप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। इसके लिए अधिगम के पठारों को समुचित विश्लेषण करके निहित कारणों का यथा समय समाधान आवश्यक है। यानी कि पठार किन कारणों से बने हैं, अध्यापकों को उस चीज के बारे में पता करके उन कारणों का समाधान करना चाहिए, तभी बालकों के अधिगम में आए पठारों को दूर किया जा सकता है। सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक था ये यहीं तक ही था। आज हमने पठारों के निराकरण के 4 उपाय के बारे में जाना। तो हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।